जितने या उससे पहले जितने राष्ट्रपति हुए अमेरिका के इस मुद्दे को लेके, तो सबका जो रुख था और जिसका सबका जो झुकाव था वो इजराइल की ओर हमेशा से रहा है, ठीक है। और उसका लेटेस्ट उदाहरण थे ट्रम्प, ठीक है। तो ट्रम्प ने भी क्या काम किया कि जेरूसलम पर इजराइल की मान्यता को स्वीकार करता है, ठीक है। मतलब इजराइल दावा करता है कि पूरा यरूशलेम मेरा है, तो उस मान्यता को अगर कोई वैधानिक स्वीकृति प्रदान करने वाले देशों में है तो वो कौन है, वो यूएसए। यूएसए भी मानता है कि हाँ भाई कि पूरा जो यरूशलेम है वो किसका है, वो इजराइलियों का है। अगर ये दावा पेश करते हैं तो इनका दावा सही है, तो मतलब उसके दावे को वो सत्यता प्रदान करता है, उसको प्रमाणित करता है, उसको मानता है। ये विश्व के उन चुनिंदा देशों में है जो इजराइल द्वारा यरूशलेम पर अपने कब्जे की बात को मानने वाले देशों में से है, ठीक है। यूएसए मानता है कि जो पूरा का पूरा जो यरूशलेम वाला जो क्षेत्र है वो पूरा का पूरा किसका है, वो इजराइल का है, ना कि फिलिस्तीन का। लेकिन फिलिस्तीनियों का अपना स्टैंड है कि फिलिस्तीनी ये कहते हैं कि जो पूर्वी यरूशलेम का जो क्षेत्र है वो भविष्य के फिलिस्तीन देश की राजधानी होगी, वो ऐसा मानते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनके बीच में टकराहट का कारण भी है ये, है ना। अब ये बात भी है कि इजराइल जो है वो फ़िलिस्तीन के अंदर घुस रहा है, कुल मिला के वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी में अपने लोगों को घुसा रहा है ना, ये गलत कर रहा है। भाई जब आप घुस रहे हो किसी के घर में, तो आज जब किसी के घर में ज़बरदस्ती घुसोगे तो वो उस चीज़ का विरोध करेगा, ठीक है। और विरोध करने के चक्कर में क्या होगा कि हो सकता है वो कई बार आक्रामक भी हो जाए, ठीक है। लेकिन आक्रामक यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमास ने जो किया ना, वो हमास ने जो किया वो बहुत गलत किया। हमास ने जो तरीका अपनाया, हमास इस चीज़ को शांतिपूर्ण ढंग से यूएनओ की तरफ ले जाना था इस मुद्दे को, और उसके द्वारा इस मुद्दे को सॉल्व करना था। लेकिन हमास चूँकि एक आतंकवादी और एक आतंकी संगठन है, वो कभी भी जो है शांति का मार्ग नहीं अपनाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बात हुई यहाँ पर। फिर हम लोग देखते हैं, तो आपको सारी बात समझ में आ गई। हाँ, इसके बाद में क्या हुआ, एक समझौता और हुआ है, ठीक है। ट्रम्प के माध्यम से जो है, जब अमेरिका में ट्रम्प की सरकार थी तो उन्होंने क्या काम किया कि उन्होंने एक समझौता लाया, अब्राहम समझौता। और अब्राहम समझौते के माध्यम से उन्होंने क्या काम किया कि 4 अरब देशों को बुलाया और कहा कि आप भैया जो है किसको मान्यता प्रदान कर दो, इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता प्रदान कर दो। तो वो 4 देश कौन कौन से थे अब्राहम समझौता के तहत? एक तो आपका जो था मोरक्को था, दूसरा आपका सूडान था, तीसरा बहरीन था और चौथा आपका यूएई था, ठीक है। अब और इसमें जो मेन हीरो था वो था सऊदी अरब। सऊदी अरब के कहने पर ही चारों देश जो है समझौता करने गए थे, किससे, इजराइल से। किसके अंतर्गत? यूएसए के अंतर्गत, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, विदेश जो संबंध बनते हैं, विदेशी संबंध बनते हैं, वहाँ पर हमेशा अपने राष्ट्रीय हित छुपे होते हैं, ठीक है। इनकी अगर मान्यता इन देशों ने अगर दी है तो मान्यता देने के सबके अपने अपने कारण भी है, ठीक है। सबके अपने अपने राष्ट्रीय हित हैं। मोरक्को का अपना राष्ट्रीय हित क्या है कि वो पश्चिमी सहारा वाले क्षेत्र पे अपना कब्जा करना चाहता है यूएसए के माध्यम से, ठीक है। सूडान का क्या है कि जब सूडान बना था तो सूडान बड़ा उग्रवादी टाइप का देश था, ठीक है। वो यूएसए, तो जब उसके उग्रवादीपन को यूएसए ने देखा तो यूएसए ने उस पर क्या लगा दिया, आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया। सूडान आज भी आर्थिक प्रतिबंध झेल रहा था, लेकिन 2020 के इस समझौते के तहत सूडान को ये लगा कि अब यूएसए हम पर से लगे आर्थिक प्रतिबंध हटा लेगा, इसलिए वो इस समझौते के तहत शामिल हो गया, ठीक है। बहरीन को भी ये था कि बहरीन यूएसए से अपने से सुधारना चाह रहा था, ठीक है। और यूएई जो है, तो यूएई को क्या था, हथियार चाहिए थे, तो वो यूएसए से हथियार भी लेंगे करके वो इस समझौते में शामिल हो गया। मतलब सारे देश देखो अपने अपने रोटी सेकने के चक्कर में इस समझौते में शामिल हुए हैं ना। तो इस तरीके से है। तो आपने बहुत सारी चीज़ देख ली, अब्राहम समझौता भी देख लिया कि अब्राहम समझौता यही था कि कुल मिला के वो ये करना चाह रहे थे ट्रम्प, कि वो सबको समझा रहे थे कि देखो भाई आप जो हैं तीनों एक ही पंथ से निकले हुए हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो यहूदी हो, तो वो एकेश्वरवाद का जो है
एकेश्वरवाद की बात करके वो सारे देशों को आपस में जोड़ के इस पूरे के पूरे जो है अरब फिलिस्तीन के मुद्दे को जो है इजराइल फिलिस्तीन के मुद्दे को वो सॉर्ट आउट करना चाह रहे थे, है ना। लेकिन सॉर्ट आउट करने के चक्कर में जो है सॉर्ट आउट तो हुआ कुछ समय के लिए, लेकिन वर्तमान की जो 2021 की जो कंडीशन है वो बेहद ख़राब हो गई, ठीक है। असल में जो वर्तमान में जो खूनी संघर्ष जो छिड़ा है यहाँ पे इस क्षेत्र में, तो उसका मूल कारण ये था कि लगभग 1 महीना पहले इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी, क्योंकि 1 महीना पहले से ये चल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का एक वहाँ का जो है मतलब इजराइल का, तो वहाँ पर ये इस तरीके से चल रहा था कि जो पूर्वी यरूशलेम वाला जो क्षेत्र है, तो पूर्वी यरूशलेम वाले क्षेत्र में जो है वहाँ के यहूदियों का ही कब्जा होगा और वहाँ के जो फिलिस्तीनी लोग हैं उनको क्या कर दिया जाएगा, बेघर कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसी बात को लेकर क्या हुआ था, कुल मिला के बात यही है कि वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय देने वाली थी कि भैया यहाँ पर जो है यहूदी लोग बहुसंख्यक हैं और फिलिस्तीनी लोग जो हैं वो अल्पसंख्यक हैं, तो इस पूरे क्षेत्र पे जो है किसका कब्जा होगा, यहूदियों का कब्जा होगा। और जो है किसको बाहर निकाला जाएगा वहाँ से, किसको बाहर निकाला जाएगा, फिलिस्तीनियों को बाहर निकाला जाएगा। तो इसी को लेकर क्या होने लगा, दोनों गुटों में संघर्ष होने लगा, है ना। भाई आप किसी को उसके घर से बाहर निकालोगे, स्वाभाविक सी बात है, उतने साल से वहाँ रह रहा है तो क्या होगा, गुस्से में आएगा और गुस्से में आके फिर क्या होगी, लड़ाइयाँ शुरू हो गई। तो यहीं पर यहूदी, पूर्वी यरूशलेम में यहूदी और फिलिस्तीनी क्या होने लगे, आपस में लड़ने लगे, ठीक। फिर 7 मई 2021 की घटना घटी। क्या घटा यहाँ घटना कि 7 मई 2021 की जो घटना है, तो हमास ने क्या काम किया, गाजा पट्टी से लगभग 100 रॉकेट छोड़ दिए, किसके ऊपर, इजराइल के ऊपर। हाँ, इससे पहले भी क्या हुआ था उसको सुन लीजिए। अब 7 मई 2021 के, है ना, तो रमज़ान का महीना, ठीक है, रमज़ान का आखिरी महीना चल रहा था बिल्कुल। और आखिरी शुक्रवार को क्या हुआ कि जो अल अक्सा मस्जिद है पूर्वी यरूशलेम में, तो पूर्वी यरूशलेम की जो अल अक्सा मस्जिद है उस पर वहाँ जाने से अरब जो मुसलमान थे, फिलिस्तीनी मुसलमान थे, उनको वहाँ जाने से रोका गया। और किसने रोका, इजराइल के सैनिकों ने रोका। और इजराइल के सैनिकों ने जैसे ही उनको अल अक्सा मस्जिद में जाने से रोका, तो फिर से उनके बीच में क्या हो गई, आपसी झड़प शुरू हुई। और जैसे ही आपसी झड़प शुरू हुई, उसके बाद में देखते ही देखते ये फिर खूनी संघर्ष शुरू हो गया, ठीक है। उसके बाद तो फिर हमास ने हद ही कर दी, सीधे सीधे धड़ 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 100 रॉकेट जो है इजराइल के ऊपर छोड़ दिए। और इजराइल के जो तेल अवीव क्षेत्र है, एनक्लेव क्षेत्र है ना, ऐसे जो बड़े बड़े क्षेत्र है, उनके ऊपर पूरे रॉकेट की बरसात कर दी, ठीक है। लेकिन इजराइल भी बहुत चालू था। इजराइल ने एक सिस्टम बनाया है, एंटीडोम मिसाइल सिस्टम। इस एंटीडोम मिसाइल सिस्टम के तहत उसने उसके सारे रॉकेटों को हवा में ही मार गिराया, धरती पर लैंड नहीं होने दिया, ठीक है। लगभग 100 से 150 रॉकेट छोड़े, तो उसमें से 3 या 4 रॉकेट ही उसकी भूमि में गिरे, हालांकि कोई इससे बहुत बड़ा खतरा हुआ नहीं। तो आप समझ लीजिए कि कितनी खतरनाक इनकी जो है मिसाइल प्रणाली है ना, एंटीडोम मिसाइल सिस्टम, जिसके बारे में हम कल विस्तार से पढ़ेंगे कि एक्चुअल में इजराइल का एंटीडोम मिसाइल सिस्टम है क्या, और वह उसने कैसे हमास के द्वारा छोड़े गए 100 रॉकेट को हवा में ही मार कर नष्ट कर दिए, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हमारे देश में हो जाता तो ना जाने कितनी तबाही मच जाती, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। याद रखना, वर्तमान में भारत सबसे ज़्यादा अगर हथियार आयात करता है तो वो कहाँ से आयात करता है, वो इजराइल वाले क्षेत्र से ही आयात करता है। मतलब इस समय हथियार का सबसे बड़ा पार्टनर कौन है, इजराइल, भारत का, ठीक है। तो इस तरीके से है, ठीक है। 7 मई को गाजा पट्टी से तो कहानी क्या थी कि कुल मिलाकर पूर्वी यरूशलेम वाले क्षेत्र में एक तो किसको बाहर निकाल रहे हैं, यहूदी लोग वहाँ के फिलिस्तीनियों को बाहर निकाल रहे हैं। दूसरी चीज़ कि भाई आप रमज़ान का दिन है, आप मुसलमान भाइयों को वहाँ जाने दो, कहाँ पर, अलग सा मस्जिद में, तो आप उनको रोक रहे हो। दोनों चीज़ हुई, एक तो घर से लात मार के भगा भी रहे हो, मस्जिद में घुस रहे हैं तो वहाँ भी भगा रहे हो आप। तो कुल मिला के आप क्या काम कर रहे हो, इजराइल यहाँ गलती कर रहा है। मुझे भी ये लग रहा है कि जहाँ तक मेरा ये जाता है कि इजराइल यहाँ पर गलती कर रहा है। इजराइल को गलती नहीं करना चाहिए भाई, वो जो भी बात है उसको आपस में सॉर्ट आउट करना चाहिए। ये नहीं कि भाई यहाँ के अगर फिलिस्तीन लोग रह रहे हैं तो आप उनको उनके घर से भगा दो, ठीक है। अगर कोई किसी की मस्जिद है, उसका आस्था का केंद्र है, तो आप उसको वहाँ जाने से रोको। अगर हमको ही जो है अगर
किसी मंदिर में जाने से रोका जाए तो हमको गुस्सा आएगा? नहीं आएगा, स्वाभाविक सी बात है, गुस्सा आना लाजमी सी बात है। तो वैसे ही है यहाँ का सिस्टम। 7 मई को ये घटना घटी, तो 7 मई के दिन क्या हुआ कि इसने छोड़ा रॉकेट सीधे सीधे, और एक नहीं सीधे 100 रॉकेट छोड़े, है ना, गाजा पट्टी वाले क्षेत्र से हमास मिलिशिया ने। तो 8 मई को क्या हुआ, 8 मई को इधर से रॉकेट छोड़े गए इसराइल के तरफ से, ठीक है। 8 मई को क्या हुआ, इजराइल की तरफ से रॉकेट छोड़े गए, तो फिर वहाँ पर तबाही मच गई। कहाँ पर? हमास वाले क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नुकसान इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि एक तो जो क्षेत्र है वो चारों तरफ दीवार से घिरा हुआ है, क्योंकि 2003 या 4 में जो है उसको एक अपार्थाइड वॉल से घेर दिया गया है, ठीक है। जब यहाँ पर कोई हमला या मिसाइल गिरती है तो लोग भाग भी नहीं सकते ढंग से, ठीक है। कुल मिलाकर क्या हो जाता है कि एक सकरा सा रास्ता भी नहीं, समझ लो, लोग वहीं वहीं होते हैं, वहीं वहीं होते हैं, और उसी चक्कर में क्या होता है, भारी तबाही मचती है और कुछ लोग बिल्डिंग के नीचे दब के मर जाते हैं। तो इस टाइप का सिस्टम है भाई। एक बहुत बड़ी आपके आजू बाजू दीवार है और कोई बम गिरा है, आप बचने की कोशिश भी करो, भागने की कोशिश करो, भागोगे कहाँ? क्योंकि चारों ओर से क्या है, दीवार से आपको घेर दिया गया है, ठीक है। और जब दीवार से घेर दिया गया है तो फिर तो कहानी ख़त्म हो जाती है, ना जाने कितने लोग यहाँ पर मारे गए होंगे, ठीक है। हालांकि एक्चुअल में आंकड़े कुछ और होते हैं, आंकड़े कुछ और दिए जाते हैं और घटना कुछ और ही होती है, ठीक है। तो ये वाली बात है। तो इस तरीके से है। हालांकि वर्तमान का ये है कि मिस्र के माध्यम से जो है इजराइल को समझाया गया है कि भैया जो है आप युद्ध विराम कर दो, मतलब आप युद्ध को रोक लो, ठीक है। तो मिस्र ने ऐसा क्यों किया कि मिस्र ने इजराइल को बोला कि भैया आप युद्ध विराम करो? मिस्र का अपना इसमें राष्ट्रीय हित छुपा था। उसको मालूम था कि इजराइल जब इस पर आक्रमण करेगा गाजा पट्टी पे, तो गाजा पट्टी के जो है लोग अपनी स्वास्थ्य सुविधा को लेकर जो है इसके पास ही आएंगे, और मरता आदमी किधर भागेगा? मिस्र की तरफ भागेगा, गाजा पट्टी का, क्योंकि गाजा पट्टी के सबसे करीब कौन सा देश है? मिस्र है। तो मिस्र को लगा नहीं भैया समस्या बहुत गंभीर हो जाएगी, मेरे को तो मेरी अर्थव्यवस्था नहीं संभल रही है, मैं नंगे भिखारियों को कैसे संभालूंगा? तो इसने बोला एक काम करो, चलो इजराइल को ही समझाता हूँ, क्योंकि ये तो गधे हैं, समझेंगे नहीं, है ना। तो वो पहुंचा इजराइल के पास, और इजराइल के उच्च अधिकारियों से जब वार्तालाप की, उसकी गवर्नमेंट से बात की, तो उन्होंने बोला चलो ठीक है हम युद्ध विराम की घोषणा करते हैं। तो जब उसने युद्ध विराम की घोषणा की तो उधर से हमास भी शांत हो गया, ठीक है। लेकिन ये युद्ध विराम कब तक रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आगे कभी भी जो है युद्ध विराम का उल्लंघन हो सकता है और वापस से जो है वो युद्ध छिड़ सकता है, ठीक है। 7 मई को इधर से शुरुआत हुई तो 8 मई को इजराइल ने भी शुरू कर दिया, ठीक है। और इसमें याद रखना कि जब 7 मई को जब हमास मिलिशिया ने इजराइल पर आक्रमण किया तो भारतीय मूल की एक महिला थी, ठीक है, जो कि केरल की रहने वाली थी और वहाँ पर जो है इजराइल में नर्स का काम करती थी। और 8 मई को याद रखना नर्स दिवस था, है ना, 8 मई को नर्स दिवस था। तो नर्स दिवस के दिन ही हमास मिलिशिया द्वारा इजराइल पर किए गए आक्रमण के तहत जो है हमारी भारतीय मूल की एक नर्स महिला थी, उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो इससे भारत की जो गवर्नमेंट है वो भी काफ़ी नाराज़ हुई थी और काफ़ी जो है आलोचना जो है इजराइल की, और इस खास तौर पे हम इजराइल को ही दोषी ठहराते हैं, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट किसको दोषी ठहराएगी? वो इजराइल को दोषी ठहराएगी। और भारत ने भी यही कहा कि भाई इजराइल आप ही दोषी हो, मतलब डायरेक्ट तो नहीं कहा, लेकिन भारत भी कहीं ना कहीं किसको दोषी मान रहा है? इजराइल को, क्योंकि इजराइल एक जिम्मेदार राष्ट्र है, ठीक है। क्योंकि वो हमास मिलिशिया को तो समझाने से रहे, क्योंकि हमास मिलिशिया क्या है? एक आतंकवादी संगठन, उसको समझाएगा कौन? वो तो नालायक है ना। लेकिन आप तो पढ़े लिखे हो, आप तो समझो, है ना। क्योंकि इजराइल क्या है? क्योंकि इजराइल का जो ब्रेन है वो सारी दुनिया मानती है। तो बातचीत किससे की जानी चाहिए? इजराइल से की जानी चाहिए कि भैया इजराइल भैया आप एक काम करो, वापस से जो क्षेत्र है ना ये वेस्ट बैंक का और गाजा पट्टी का, उनको वहाँ शांति से फिलिस्तीनियों को रहने दो, और बाकी का जो क्षेत्र वो तो आपके अंडर में है ही, आप ज़बरदस्ती वहाँ के लोगों को क्यों लात मार मार के बाहर निकाल रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है एक राउंड टेबल में बैठ के बात होनी चाहिए और इस मुद्दे को सुलझाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है। वापस से वो कुत्ते की पूँछ कहते हैं ना, टेढ़ी की टेढ़ी। तो ये इजराइल और फ़िलिस्तीन कुत्ते की पूँछ की तरह हैं जो आपस में लड़ते झगड़ते ही रहेंगे। पता ना जाने ये मुद्दा कितना आगे तक जाएगा, और हो सकता है कहीं ना कहीं किसी दिन इस चक्कर में जो है कहीं हमको तीसरे विश्व युद्ध की त्रासदी न झेलनी पड़ जाए, ठीक है। फिर आपको एक चीज़ सामान्य जानकारी के रूप में बता देते हैं
कि फ़िलिस्तीन वाले जो क्षेत्र, जो पूरा क्षेत्र है आपका इज़राइल वाले क्षेत्र में, इज़राइल में जो है 75% जो पॉपुलेशन है वो यहूदी हैं, मतलब 92 से 93 लाख यहाँ पर यहूदी हैं, और 17.5% जो है यहाँ पर मुस्लिम हैं। लगभग 6.25 लाख के आसपास जो है यहाँ पर मुस्लिम भाइयों की आबादी है। फिर आप देखेंगे ये जो वेस्ट बैंक के अंतर्गत जो पूर्वी यरूशलेम का जो क्षेत्र है, जो कि मुख्य रूप से विवाद का कारण हमेशा रहा है। कुल मिला के पूरे फिलिस्तीन या इजराइल वाले क्षेत्र में अगर किसी को विवाद का सबसे बड़ा कारण माना जाए वो पूर्वी यरूशलेम है। ठीक है, कारण क्या है कि इसी पूर्वी यरूशलेम में ईसाइयों का मानना ये है कि यहाँ पर एक कालावरी की पहाड़ी है। कालावरी की पहाड़ी पर ही जो है ईसा मसीह को क्रूसीफाई किया गया था, उनको सूली पर चढ़ाया गया था। ठीक है, वो क्षेत्र भी कहाँ है, वो पूर्वी यरूशलेम में है। फिर बेथलेहम जहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था वो भी कहाँ पर है, पूर्वी यरूशलेम में है। ठीक है, फिर अल अक्सा मस्जिद जो है वो भी कहाँ पर है, वो भी आपके पूर्वी यरूशलेम वाले क्षेत्र में है। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि अल अक्सा वाले क्षेत्र में जब पैगंबर हजरत मोहम्मद जब मक्का से यात्रा करके जो है वो कहाँ तक आए थे, पूर्वी यरूशलेम तक आए थे, और पूर्वी यरूशलेम के उसी स्थान में मतलब अल अक्सा मस्जिद में ही उन्होंने क्या काम किया था कि जो पूर्व के जितने भी पैगंबर थे उनकी आत्माओं के साथ में उन्होंने यहाँ क्या की थी, प्रार्थना की थी। ठीक है, इसलिए अल अक्सा मस्जिद को मक्का मदीना के बाद में तीसरा सबसे पवित्र स्थल जो अल अक्सा मस्जिद को मुसलमान लोग मानते हैं। ठीक है, फिर यहीं पर जो है डोम ऑफ रॉक है, और डोम ऑफ रॉक जो है ये भी मुसलमान भाइयों से संबंधित है। उनका मुसलमान भाइयों का ऐसा मानना है कि डोम ऑफ रॉक ऐसा स्थान है जहाँ से होकर हमारे जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब थे वो जन्नत की ओर गए थे, डोम ऑफ रॉक से। ठीक है, उसके बाद में जो है यहाँ पर होली चर्च है। होली चर्च जो है एक प्रकार से मकबरा है किसका, आपके ईसा मसीह का। ठीक है, इसको होली चर्च भी कहते हैं। ये भी कहाँ पर है, आपका पूर्वी यरूशलेम में। सारी कहानी जो जितने भी हम बता रहे हैं ये सारा का सारा कहाँ है, पूर्वी यरूशलेम वाले क्षेत्र में है। ठीक है, फिर माउंट टेम्पल यहीं पर है यहूदियों का। ठीक है, फिर उसके बाद में जो है वेस्टर्न वॉल भी यही है, इसको कोटेल भी कहते हैं। वेस्टर्न वॉल मतलब जो किंग डेविड मंदिर था, किंग डेविड मंदिर को जो है 7वीं शताब्दी में क्या हुआ था, 72 ईसा पूर्व में, कि रोमन साम्राज्य ने आक्रमण किया तो किंग डेविड मंदिर का सिर्फ एक ही हिस्सा बचा था जिसको हम क्या कहते हैं, वेस्टर्न वॉल, या उसको कोटेल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में तो तीनों धर्मों के जो मुख्य पवित्र स्थल हैं वो कहाँ है, पूर्वी यरूशलेम में। ठीक है, और अभी जो यहूदी लोग लात मार मार के भगा रहे हैं ना किसको, फिलिस्तीनियों को, तो उनका मानना है कि ये जो ज़मीन है पूर्वी यरूशलेम, ये पूर्वी यरूशलेम की क्या है, वेस्टर्न वॉल का ही हिस्सा है, कोटेल का हिस्सा है। मतलब इस सारी ज़मीन किसकी है, हम यहूदियों की है। तुम लोग यहाँ पे बाहर से आए हो, तुम लोग यहाँ से निकलो। कुल मिला के अब क्या कर रहा है इजराइल कि पूरे क्षेत्र में जो है धीरे धीरे करके अपनी आबादी को बैठाल रहा है, और पूर्ण रूप से वो क्या कर रहा है कि पूरे क्षेत्र को एक प्रकार से वो यहूदी राष्ट्र बनाना चाह रहा है। यानी वहाँ पर कोई बाहर का होना ही नहीं चाहिए, वहाँ बहुतायत से क्या होना चाहिए, यहूदी लोग होना चाहिए। लेकिन फिलिस्तीनियों का क्या कहना है कि ये भूमि हमारी है और हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। तो इसी की रसाकसी के बीच में 7 मई को जो घटना घटी कि हमास ने मिसाइल छोड़े, 8 मई को फिर इजराइल ने युद्ध की घोषणा की और दोनों आपस में लड़ रहे थे। ये युद्ध 11 दिनों तक चला और लगभग 550 के आसपास लोग यहाँ पर मारे जा चुके हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। 11 दिन तक युद्ध चला है। वर्तमान में जो है मिस्र के माध्यम से जो है क्या किया गया है, युद्ध की घोषणा या युद्ध विराम की घोषणा इजराइल के द्वारा की गई है। तो हमास मिलिशिया पीछे हट गया है। ठीक है, हमास मिलिशिया इसलिए पीछे हटा कि हमास मिलिशिया को भी मालूम है कि हम ज़्यादा देर तक इजराइल के सामने खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि उसका इंटेलिजेंट सिस्टम इतना खतरनाक है कि उसके पास ज़्यादा देर तक टिकना मुनासिब नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, सारा विवाद आपको समझ में आया होगा कि विवाद की असली जड़ क्या है ना। तो उम्मीद करता हूँ
कि सारी बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। और मैं माफ़ी भी चाहूँगा क्योंकि मैंने 4 पार्ट में इस वीडियो को ले गया। मैं एक पार्ट में मैं इसको कंप्लीट नहीं कर सकता था क्योंकि मैं इस बात की गंभीरता को जान रहा था। जब तक मैं परत दर परत सारी चीज़ों को ना समझा दूँ तो मुझे भी आत्मसंतोष नहीं होता पढ़ाने में और ना आपको मज़ा आता समझने में। फिर भी आपको कोई तकलीफ़ हुई होगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ा सा टॉपिक लंबा ज़रूर हुआ है, लेकिन आई होप कि मेरी इतने मेहनत करने का जो है कुछ कहना चाहिए, कुछ फ़ायदा आपको मिले तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ में आज हम अपना इज़राइल फ़िलिस्तीन विवाद का जो मुद्दा है उसको यहीं समाप्त करते हैं और आगे देखते हैं इसमें क्या घटनाक्रम घटेगा, तो वो उसको हम देख लेंगे। ठीक है, और कल क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो इज़राइल का जो एंटी डोम मिसाइल सिस्टम है वो एक्चुअल में है क्या, उसको हम विस्तार से जो है पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम, जय हिंद।